बच्चों, वीकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास की थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? ए मूविंग चार्जेज और करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। यानी कोई भी मूविंग चार्ज है या करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, तो वो अपने सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जैसे मान ले इस प्रकार से ये कोई कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर के अंदर यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडक्टर सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, जैसे हम यदि कोई कंपास नीडल रख देते हैं यहाँ पर और उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है, यहाँ देखें ये डायरेक्शन है, तो ये कंपास नीडल क्या हो जाएगी? इस करंट से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर डिफ्लेक्ट होगी तो इसका मतलब इसके नियर अबाउट क्या है? कोई मैग्नेटिक फील्ड है। और यदि इसकी डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें तो कंपास की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the magnetism due to electric current और moving charge। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से या जो मूविंग चार्ज होते हैं, आपको पता है मूविंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, या ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज भी हम कह सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी मूविंग चार्ज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चार्ज यदि रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि हमने पहली जो यूनिट थी उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या थी? जब चार्जेज रेस्ट में हो तो उसको कौन डील करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करता है। और जब चार्जेज मोशन के अंदर हो तो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट था ऑर्स्टेड साइंटिस्ट, इसने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। 1820 में रिलेशन बताया था। क्या किया इसने? देखो, ही शोड दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर वायर डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक नीडल हेल्ड बिलो द वायर। ठीक है, जो अभी आपको बताया मैंने, ये इसने यही शो किया था कि एक वायर ले ली, उसके अंदर करंट फ्लो कर रखा था। ठीक है, तो उसके नज़दीक लेके आया ये कंपास नीडल को, कंपास नीडल इससे डिफ्लेक्ट हो गई। तब इसने वहाँ से आइडिया लगाया कि कोई भी मूविंग चार्ज जो होता है या इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है इसके स्पेस की तरफ। ठीक है, इसने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताए। ये कहा कि यदि हम जो कंडक्टर के अंदर करंट है उसको इंक्रीज कर दें, या फिर जो कंपास है इसको हम और नज़दीक लेके आ जाए करंट के, तो डिफ्लेक्शन और फास्टर हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा डिफ्लेक्शन। और यदि हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं। जैसे कोई भी मैग्नेट है बेटा, ये हमने क्या मान ली? मैग्नेट मान ली। ठीक है, ये मैग्नेट रेस्ट पोजीशन के अंदर है। यदि ये मैग्नेट रेस्ट पोजीशन में है तो अपने सराउंडिंग में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि यदि कोई भी मैग्नेट है वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। और इसकी जगह पर हम कोई ये चार्ज ले लें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये कोई चार्ज है, और अब की बार ये चार्ज रेस्ट पोजीशन के अंदर है, तो ये क्या करेगा? अपने सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, दूसरी बात कि हमारे पास जैसे ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर
हैज ए मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम ये कह सकते हैं यदि कोई चार्ज जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इफ ए चार्ज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी has an electric field as well as a magnetic field। ठीक है, कोई भी चार्ज है वो मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि कोई भी हमारे पास चार्ज जैसे मान लिया हमने, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो ही नहीं सकता, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है बिना चार्ज के डेवलप हो सकता है, या यूं कहें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बिना मैग्नेट के डेवलप हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ जितने भी एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, या यूं कहें ऑसिलेट करते हुए, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, ईएम वेव प्रोड्यूस करते हैं। और इसका मतलब ये हो गया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे इसके। तो अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है इस प्रकार से, तो ओरस्टेड ने कुछ नियम बताए, कुछ रूल बताए, जिनकी मदद से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें पहला जो रूल है वो है एम्पियर स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल में क्या होता है, देखो, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया कि एक ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन करंट की डायरेक्शन में स्विम करने लग रहा है, इस प्रकार से जो है वो तैरने लग रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है। तो उसके नज़दीक जो हम नीडल लेके आते हैं, तो नीडल जो है, नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस रूल को स्नो रूल भी कहते हैं। यदि मान लो जो करंट है, करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है इसके अंदर, इस प्रकार से साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इस वायर के अंदर, ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल है नीडल का वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे ये इस प्रकार जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस रूल का दूसरा नाम क्या है, स्नो रूल है। ठीक है, इस रूल का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपने इस प्रकार लिखना है, इमेजिन ए मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट with his face always turned towards the needle such that current enters his feet and leaves his hand. Then the north pole of magnetic needle will be deflected towards a left hand.
यानी इस प्रकार से जो है वो आपने दिखाना है, जैसे ये इसके फिट हो गए इस प्रकार से, और ये इसकी यहाँ बॉडी हो गई, और ये ऐसे इसके हैंड हो गए। ठीक है, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस प्रकार से इसके फीट के अंदर से एंटर करता हुआ हेड, जो हैंड है इसके, इधर से ये लीव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। तो जो मैग्नेटिक कंपास है या जो नीडल है, ये यहाँ पर हम मान लें इस प्रकार से ये साउथ हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल जो है इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार स्नो रूल है, इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वायर कैप्ट ओवर ए मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ से जैसे मान लिया हमने कि वायर जा रही है और उसके अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है नॉर्थ पोल की वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से जो है हमारे पास से स्नो रूल, तो दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। एम्पियर स्विमिंग रूल और स्नो रूल है, हम एक ही कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रूल आते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। ये हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे हम इस प्रकार से अपने थंब को, मतलब किसी भी कंडक्टर को हमने ऐसे थंब के अंदर पकड़ा हुआ है, तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है हमारी, ये क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी, और थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट करेगा। यानी जैसे हमारी उंगलियां ऐसे घूमने लग रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ही होगा, जैसे ये हो गया। और इसके हमने क्या कर रखा है, इस प्रकार से इस कंडक्टर को पकड़ रखा है ऐसे, तो ये हमारे क्या बताएंगे, कर्ल ऑफ फिंगर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को आपको पता है बी से हम लिखते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कंडक्टर जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इस प्रकार से ये हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। कर्ल ऑफ फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, और थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो स्क्रू रूल है, ये हमारे पास कोई स्क्रू मान लिया हमने, जैसे पेच है, हम इसको क्या करने लग रहे हैं, घुमाने लग रहे हैं, तो ये जो है डायरेक्शन, ये क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी, और जो ये घुमा रहे हैं हम, जो यहाँ पर कर्ल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल है। ओके, अब बात करते हैं बायोट-सवार्ट लॉ। ठीक है, वैसे टी यहाँ पर साइलेंट होता है। ठीक है, बायोट-सवार्ट लॉ इसको बोला जाता है। तो क्या होता है ये हम सिंपली ये कह सकते हैं क्वांटिटिव रिलेशन है। ये एक किस चीज़ का क्वांटिटिव रिलेशन है, इसके मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास स्मॉल करंट एलिमेंट है उसके द्वारा किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ये हम बायो-सवार्ट लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, विच डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड at any point due to a small current element। करंट एलिमेंट क्या होता है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसका एक पार्ट होता है। हम यहां लिख देते हैं ए पार्ट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो करंट एलिमेंट होता है, करंट उस कंडक्टर के अंदर कितना फ्लो हो रहा है, और जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ dl। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है।
इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, अगर डायरेक्शन हम देखें तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट अगर पूछ ले तो क्या बताओगे, करंट की हो गई एम्पियर और ये हमारे पास एक प्रकार की लेंथ हो गई तो एम्पियर मीटर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास कोई करंट एलिमेंट है या कोई कंडक्टर है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर लिया कि एक कंडक्टर ले लिया कुछ इस प्रकार से, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहां पर कोई पी पॉइंट है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना हो जाएगा। ये पी पॉइंट आर डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है और ये जो कंडक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो बायट-सवार्ट लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब हमने पहले क्या मानते हैं, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये छोटे छोटे एलिमेंट के अंदर डिवाइडेड है इस प्रकार से, और उनमें से एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल है। तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल होगा, डीबी के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जो डीबी है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो एलिमेंट हमने लिया है करंट एलिमेंट उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इन सभी इक्वेशन को हम जब कंबाइन करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाता है, आई डॉट डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर। जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा दिए, यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के आई डॉट डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। जो के की वैल्यू होती है एसआई सिस्टम के अंदर, तो वो होती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, एसआई सिस्टम के अंदर के की वैल्यू। ठीक है, और सीजीएस के अंदर जो होती है के की वैल्यू वो 1 होती है। ठीक है, और के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम के बीच में। ठीक है, जो करंट और जो पॉइंट हमने ले रखा है जो कंडक्टर, उसके बीच में जो है किस नेचर का मीडियम है ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यदि ये वैक्यूम के अंदर सिस्टम होता है ये सारा, तो के की वैल्यू हमारे पास से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोल सकते हो, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। या फिर हम कह सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये भी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर हम इसकी देखें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू देखें पूरी की, तो ये हो जाएगी हमारे पास 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये अकेले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो जब हमारे पास मीडियम वैक्यूम का हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डॉट डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखें तो क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में dB हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर नोटेशन हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है,
कांस्टेंट है, आई आपके पास करंट है वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा dl क्रॉस r, और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर r क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आएगा, और यूनिट वेक्टर जो होगा तो वो किसके बराबर होगा, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड के बराबर, और मैग्नीट्यूड से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर स्क्वायर पहले है तो एक और आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ये वेक्टर नोटेशन है बायो-सवार्ट लॉ की, ठीक है। और ये एसआई सिस्टम के अंदर हो जाएगी इसकी वेक्टर नोटेशन, और सीजीएस सिस्टम में इसकी वेक्टर नोटेशन करोगे तो जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 1 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज आई डॉट dl क्रॉस r हो जाएगा आपका ये, और डिवाइड बाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास से सीजीएस सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार का हमने डायग्राम है वो लिया था, और ये हमारे पास कोई पी पॉइंट था और इसके साथ थीटा एंगल बन रहा था, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा था, और ये था हमारे पास से करंट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की देखें इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से हैं, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, डी बी बोल दो या बी बोल दो, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। थीटा जब हमारे पास 0 डिग्री हो या थीटा हमारे पास 180 डिग्री हो, ठीक है, उस केस के अंदर देखिए हमारे पास ये जो एंगल है, यदि ये 0 डिग्री यानी जो पी पॉइंट है वो इधर ही लाई कर रहा हो या फिर इस साइड लाई कर रहा हो, 180 डिग्री हो, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें इसमें तो वो मैक्सिमम होगा, यानी बी मैक्सिमम कब होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करें जो मैग्नेटिक फील्ड की, जो डीबी है उसकी डायरेक्शन फाइंड करें तो किसके इक्वल हो जाएगा या किधर हो जाएगी, तो जो हमारे पास dl क्रॉस r की जो डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की रहेगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग या राइट हैंड जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास dl क्रॉस r की जो डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की रहेगी, और ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी प्लेन ऑफ वेक्टर dl एंड r के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बायो-सवार्ट लॉ का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो वीडियो को बेटा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।